हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में भी जो कई 3 टाइप्स के वैसे स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन आज जो हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे हम करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस की। डायरेक्ट स्ट्रेस या आप कह सकते हो सिंपल स्ट्रेस। ठीक है, इनकी बातें आज हम करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल force, a resisting force is set up within the component. This internal resisting force per unit area is called stress. ठीक है, मान लिया कोई बॉडी है, ठीक है, या किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी ये बताया था, जब किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। दैट फोर्स इज नोन एज रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, और उस रजिस्टिंग फोर्स की वजह से ही वो जो बॉडी है वो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता या वो टूटती नहीं है। लेकिन अगर हमारा जो फोर्स है, जो हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, बॉडी ब्रेक हो जाएगी या फिर जो भी है उसमें या फेल हो जाएगी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो रजिस्टिंग इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो होता है वही कहलाता है आपका स्ट्रेस। क्या कहलाता है? स्ट्रेस। इसकी जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर, या ऐसे पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल भी। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है, और या फिर आप कह सकते हैं पास्कल। तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 पास्कल। या 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 6 पास्कल। या 1 गीगा पास्कल मतलब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 पास्कल। या 1 टेरा पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पास्कल। चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रेसेस कितने तरीके की होती है। कितनी तरह की होती है? एक टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। जो पहला होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। आज हम जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में ही बात करेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस भी आपका 2 तरीके का होता है। एक आपका हो गया शियर स्ट्रेस। क्या हो गया? शियर स्ट्रेस। और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक जैसे आपका टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर जो सेकंड टाइप होता है स्ट्रेस का, वो होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस, हाँ, उसमें कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। देखो डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब हुआ कि डायरेक्टली हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें उसके डायमेंशंस में चेंजेस आ रहे हैं, या फोर्स लगाना है डायरेक्टली। ठीक है, दैट इज सिंपली नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस या सिंपल स्ट्रेस कह सकते हो। लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस में क्या है कि मान लिया कोई बॉडी अगर रोटेशन में है, रोटेट कर रही है, या उसको हम ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्विस्टिंग मूवमेंट कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, फिर उसमें भी एक एक स्ट्रेस जनरेट होता है, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे स्ट्रेस को हम कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस में भी जैसे सिंपल आपका बीम वगैरह है, उसके ऊपर हम कॉलम वगैरह है, उसके ऊपर हम
लोड डाल देते हैं, हम रख देते हैं, लेकिन हमने उसको बेंड करने की कोशिश थोड़ी ना की है। हम सिंपली उस पर हम उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर मतलब फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसको बेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लोड रख रहे हैं, क्योंकि हमने वो बीम जो बनाई इसीलिए है ताकि लोड को वो सह सके। ठीक है, तो लेकिन उसके कारण भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं, डायमेंशन में चेंजेस आते हैं, तो दैट इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। और कंबाइंड स्ट्रेस में क्या होता है, दो स्ट्रेसेस एक साथ लगी होती हैं या दो स्ट्रेसेस एक साथ इंड्यूस होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंबाइंड स्ट्रेस। तो बॉडी की डायमेंशन में हम चेंज करने के पर्पज से ही जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस का ही पार्ट है। ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रेस विच एक्ट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। मतलब कोई भी अगर फोर्स हम जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लगाते हैं, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या होता है, ये भी पूरे एरिया की बात नहीं करते हैं, पर यूनिट एरिया, मतलब कितने यूनिट एरिया पे फोर्स वो काम कर रहा है या उसकी डायमेंशन में चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसी की बात करते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है आपका। एक होता है आपका क्लासिफाइड इनटू two ways, that is tensile stress and compressive stress। compressive stress जब कोई बॉडी पे हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, मान लिया देखिए जैसे डायग्राम में आप, ये कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, सिंपल इसको, इसकी जो लेंथ है, लेंथ मान लीजिए इसकी लेंथ सपोज L है, इसकी लेंथ क्या है आपकी L है सपोज। तो हमने क्या किया है, हमने दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए हैं, एक ये P इधर और इक्वल फोर्स हैं। तो दोनों जब हम दोनों फोर्स इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसको खींचने की, देखिए टेंसाइल फोर्स लगा रखा है। टेंसाइल फोर्स मतलब इसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। जब ये लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इनके बॉडी जो इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरीके का चेंजेस आएंगे, इस तरीके से, मतलब ये बॉडी भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, खींचने नहीं देगी, उसे कोशिश करेगी कि वो जो उसकी बॉडी की जो डायमेंशन है वो चेंज ना हो। जैसे इधर फोर्स लग रहा है तो वो इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। सेम जब इस केस में इधर वाले हिस्से में फोर्स लग रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा रही है। और दैट फोर्स इज नोन एज, जो बॉडी के द्वारा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रजिस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ये तो अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने दिखाया हुआ है। और सिंपली अगर, क्योंकि टूटेगी थोड़ी ना बॉडी, तो सिंपल क्या है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का इस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बॉडी when it is subjected to equal and opposite pulls which try to increase the length length को हम increase कर रहे हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा टी से। सिग्मा सफिक्स में नीचे टी है, ठीक है, और P बाई A पर यूनिट एरिया, फोर्स P इज इक्वल टू फोर्स और A इज इक्वल टू एरिया पर यूनिट एरिया। और यूनिट क्या है, यूनिट इसकी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, यूनिट क्या है आपकी इसकी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट स्टार्टिंग में लिखाई थी, यूनिट पर mm स्क्वायर। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, उसमें हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे टेंसाइल में, यहाँ क्या है, लेंथ को हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं।
रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, लेंथ को इंक्रीज करने की डायरेक्शन में नहीं, उसको दबाने की, कंप्रेस करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम उसे कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये गलत हो गया, इसका एरो का डायरेक्शन इधर कर लेना, ये ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो बॉडी भी क्या करेगी, वो भी उसको बॉडी कंप्रेस होने से बचाने की कोशिश करेगी, वो भी उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन की कंप्रेस ना हो सके, ठीक है। तो ऐसी सेम ये दूसरा स्ट्रक्चर, उसका दूसरा पार्ट, ये इधर वाला एक्स, ये इधर वाला पार्ट है, ठीक है। तो कुछ कैसे चेंजेस आएंगे उसके बॉडी के अंदर, कुछ इस तरीके से काम करेगा वो, जब हम उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, ऐसे ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। देखो शियर स्ट्रेस क्या होता है, इट अकर्स when two equal and opposite force acting tangentially on a body and try to change the dimension of the body। तो ये कब होता है शियर स्ट्रेस, होता पर यूनिट एरिया ही है सब जगह, इस स्ट्रेस की डेफिनेशन यही होती है, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस यही होता है। लेकिन शेयर मतलब एक कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा रखा है। तो ये आप कर लीजिए, ये P फोर्स है, ये भी P है, ठीक है, ये भी P है, ये भी आपका P है। तो क्या हो रहा है कि हम जो है इसकी डायमेंशंस में चेंज करेंगे टेंजेंशियली, मतलब एक ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ लगेगा, एक इधर लगेगा, जो इसकी लेंथ को, इसकी जो डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो जब फोर्स लगेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, बॉडी में कुछ इस तरीके के चेंजेस आ जाएंगे, कुछ इस तरीके के चेंजेस आ जाएंगे। और सपोज ये जो चेंज आया उसको क्या बोलते हैं हम, उसको वो कितना एंगल क्या दे दिया उसको, क्या नाम दे दिया उसको, थीटा। सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो इसकी डायमेंशंस में चेंजेस हुए हैं उसको क्या नाम दे दिया हमने, डेल्टा एक्स। सपोज इतना उसकी डायमेंशंस में चेंज हुए हैं। तो शियर स्ट्रेस आई थिंक समझ में आ गया होगा, मतलब जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंजेंशियली लग रहे हैं, टेंजेंशियली मतलब यही होता है, एक यहाँ पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनकी बॉडी के डायमेंशंस में चेंज हो रहे हैं। तो दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम टाउ, किससे, टाउ से। ये कुछ इस तरीके का होता है टाउ, ठीक है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आगे भी जब मैं वीडियोस डालूं नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।